दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आपके फ्रेंड ग्रुप में रिलेटिव में जो भी डेयरी साइंस की तैयारी कर रहा है उसको ये क्लास शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि वो भी पढ़ सके, तैयारी कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज WTO इज ऑफ सूट ऑफ। मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO जो है वो कौन सी संस्था से, मतलब कौन सी इसकी पुरानी संस्था थी जिससे WTO बना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गेट। गेट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट की स्थापना हुई थी 1947 में और फिर इसी का नया बोल सकते हैं कि इसका नया रूप जो है वो है WTO। और WTO की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को। और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WTO में मेंबर कंट्रीज कितनी है? 164, 164। एंड WTO इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड, वो एक अकेली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मतलब देशों के बीच व्यापार के जो नियम होते हैं उनको डील करती है, WTO। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 को, WHO। और नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना, मतलब स्थापना बर्ड्स डेट अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब आप नोट कर लीजिए। FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में, फ्रांस में। ये चारों की फुल फॉर्म और स्थापना कब हुई थी ये आपको याद कर लेने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। WTO की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995 को। गेट की 1947 में हुई थी। WHO की हुई है 7 अप्रैल 1948। FAO की हुई है 16 अक्टूबर 1945। और यूनेस्को की हुई है 4 नवंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साल्टी टेस्ट ऑफ खोआ इज ड्यू टू मिल्क हैविंग। मतलब जो खोआ में साल्टी टेस्ट आ जाता है वो क्यों आ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मतलब जब लैक्टोज कंटेंट जो है वो कम होगा, लैक्टोज क्लोराइड रेशियो जो है वो मिल्क में कम होगा, तब भी साल्टी टेस्ट आ जाएगा खोआ में। एंड लेट लैक्टेशन मिल्क, एंड लेट लैक्टेशन मिल्क जो होता है उसका टेस्ट हल्का सा, मतलब जब काफ़ी दिन हो जाते हैं, भैंस जैसे दूध दे रही है और काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, मिल्क का हल्का साल्टी सा लगता है। तो लेट लैक्टेशन मिल्क जो होगा उसकी वजह से भी साल्टी टेस्ट आएगा खोए में। और जो मैस्टाइटिस मिल्क होगा उसकी वजह से भी खोआ में साल्टी टेस्ट आ जाता है। मैस्टाइटिस मिल्क क्या होता है? मैस्टाइटिस जब हो जाता है किसी एनिमल को अगर है तो उसका जो मिल्क रहेगा उसका pH जो है वो बढ़ जाता है, समथिंग 8 हो जाता है। और जब pH बढ़ जाएगा तो उसका मिल्क का नॉर्मल pH तो 6.5 6.6 ही रहता है ना, और जब 8 समथिंग हो जाएगा तो ऑब्वियसली टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ये साल्टी टेस्ट हो जाता है मैस्टाइटिस से भी, लेट लैक्टेशन मिल्क से भी, और लो लैक्टोज क्लोराइड रेशियो से भी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूटी फ्लेवर इन खोआ इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ। मतलब खोआ में जो है वो फ्रूटी फ्लेवर आ जाता है, वो क्यों आ जाता है, किसकी ग्रोथ की वजह से आ जाता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ईस्ट की वजह से। ईस्ट मतलब डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, इसलिए जो है वो फ्रूटी फ्लेवर आ जाता है खोआ में। और ईस्ट होते क्या है?
ईस्ट मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, बट साइज़ की अगर बात करें तो इट इज़ लार्जर देन बैक्टीरिया। और जनरली ईस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पास्चराइजेशन टेम्परेचर पे। अगर मिल्क पास्चराइज कर दिया जाएगा तो ईस्ट के जो स्पोर रहते हैं वो मोस्टली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पास्चराइजेशन टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड प्लेट काउंट ऑफ बर्फी एज पर BIS स्टैंडर्ड। मतलब मैक्सिमम SPC काउंट बर्फ़ी में जो है वो अकॉर्डिंग BIS स्टैंडर्ड जो है उसमें कितना होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 30,000 पर ग्राम। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है BIS का। SPC काउंट के लिए SPC काउंट टेस्ट करते हैं और ये एक लैब टेस्ट है। और ये BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये अपने यहाँ की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड निर्धारित करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1986, 23 दिसंबर 1986 को। और मतलब इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए बर्फ़ी में SPC काउंट? तो 30,000 पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30,000 पर ग्राम। नेक्स्ट, द सेल्फ लाइफ ऑफ कलाकंद एट रूम टेम्परेचर। मतलब कलाकंद जो है उसको अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, रूम टेम्परेचर का मतलब 21 से 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो वो कितने दिन तक मतलब ख़राब नहीं होगा, सही रहेगा। सेल्फ लाइफ उसकी कितनी है रूम टेम्परेचर पे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 3 to 5 डेज इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं कलाकंद को। उससे ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा दिन रखेंगे तो वो ख़राब होने लगेगा। नेक्स्ट, द सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क केक एट रूम टेम्परेचर। मिल्क केक की सेल्फ लाइफ जो है वो रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है? तो मिल्क केक जो है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 15 to 20 डेज। 15 से 20 दिन तक जो है मिल्क केक को रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, इससे ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे मिल्क केक को। नेक्स्ट है द यील्ड ऑफ रबड़ी फ्रॉम बफेलो मिल्क। मतलब जो रबड़ी है वो कितनी, भैंस के दूध से कितना यील्ड होती है इसकी? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 25 to 28%। नेक्स्ट, हार्डनेस ऑफ छेना इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद कंटेंट। मतलब जो छेना में हार्डनेस होती है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैल्शियम कंटेंट पे डिपेंड करती है हार्डनेस ऑफ छेना। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये मैटर हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए और हाँ शेयर भी। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।